नमस्कार दोस्तों। आज है 25 फरवरी और आज का जो एग्ज़ाम बूस्टर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है पगड़ी संभाल जटा मूवमेंट। तो उस मूवमेंट के बारे में अब ये न्यूज़ में क्यों है बेसिकली एक्चुअली क्या है ना, पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है वहाँ पे जो किसान ना प्रोटेस्ट करते रहते हैं, धरना देते रहते हैं। तो उस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो जो 23 फरवरी ना 23 फरवरी को ना वो लोग पगड़ी संभाल जो दिवस है वो मनाते हैं। वो बनाते क्यों है? क्योंकि जो पगड़ी संभाल जटा मूवमेंट था ना, वो 1907 में मूवमेंट चला था ये। और ये किसने चलाया था? ये चलाया था भगत सिंह जो थे ना, फ्रीडम फाइटर। उनके जो चाचा थे, अंकल थे, अजीत सिंह, उन्होंने चलाया था ये। ठीक है, वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे। तो चीज़ क्या उस टाइम पे क्या था ना कि अंग्रेज़ 3 कृषि कानून लेके आए थे उस टाइम पे, कृषि कानून अंग्रेज़। तो पहला जो कानून था वो वो 1900 में आया था बेसिकली, पूरा 1900 में। ठीक है? तो वो जो कानून था ना, मैं उसको बताऊँगा नहीं, अभी स्क्रीन पे आप देख लेना। तो वो जो कानून था बेसिकली उसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न थे ना जो किसानों के खिलाफ थे, किसानों के अगेंस्ट थे। तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। तो उसमें कुछ प्रोविज़न इस तरह से कि ना कि जैसे किसानों को ना राइट नहीं था, अधिकार नहीं था अपनी ज़मीन बेचने का। ठीक है? और जो मनी लेंडर होते थे, जमींदार होते थे, और जो ठेकेदार वगैरह होते थे ज़मीनों के ऊपर, जिनका वो उनको काफ़ी अधिकार मिल रहे थे इस कानून से। तो इसलिए इसका विरोध किया था। अगला जो इसमें जो लॉ आया था, कानून आया था, वो 1906 में आया था, 6 साल बाद। उसमें क्या था कि ब्रिटिश को अधिकार मिल रहा था ज़मीन के ऊपर। लोगों की ज़मीन के ऊपर ब्रिटिश अपना अधिकार जमा लेती है अगर ये कानून पास हो जाता। ठीक है? जैसे होता है ना कि ब्रिटिश एक ऐसा कानून लेके आई थी कि मान लो किसी पर्सन के पास ना 3 बीघा खेत है। ठीक है? अगर वो डेथ हो जाएगी उसकी, तो ब्रिटिश उसके खेत के ऊपर ना कब्जा कर लेगी। तो इस तरह का कानून था। अगला इसमें जो कानून आया था वो 1907 में आया था, अगले ही साल। उसमें क्या था कि जो ओनरशिप राइट थे लोगों के, जो मान लो आपकी ज़मीन है, किसी पर्सन की ज़मीन है 2 बीघा, तो वहाँ से ना उस अ, मतलब उसकी ज़मीन के ऊपर ना उसी का अधिकार नहीं होगा। उसको मात्र एक काम करने वाला बना दिया जाएगा उसकी ज़मीन के ऊपर, लेबर की तरह। तो ये चीज़ था, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था अजीत सिंह ने। और ये मूवमेंट आया था पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। पगड़ी का मतलब टर्बन होता है, तो आपको जानते ही हो। और जट्टा का मतलब यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया था फार्मर के लिए, किसानों के लिए। ठीक है, ये चीज़ था। तो मतलब उनके सम्मान में ना ये जो दिन है ना, पगड़ी संभाल दिवस, वो मनाया जाता है। तो ये चीज़ पूरा टॉपिक था बेसिकली इसमें। और हुआ क्या था ना कि उसी टाइम पे एक भारत माता सोसाइटी बनाई गई थी। और ये भारत माता सोसाइटी एक ना रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था, एक किसानों का। रिवॉल्यूशन मतलब क्रांतिकारियों का एक ग्रुप था, समूह था, जिसमें किसान होते थे। और ये वही कि शुरू किया था अजीत सिंह ने, और भगत सिंह के जो पिता थे, किशन सिंह, सॉरी, उन्होंने शुरू किया था। तो ये चीज़ था। तो उसके बारे में पूरा एक चीज़ था ये। ठीक है? 1907 में ना जब ये कानून लाए थे अजीत सिंह, तो उनको ना इंडिया से ब्रिटिश ने बाहर भी निकाल दिया था, म्यांमार में भेज दिया था। और ये म्यांमार में ना जेल में ऑलमोस्ट लगभग 1947 तक ही रहे थे, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो ये चीज़ था। तो ये भी ना मतलब इनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, अजीत सिंह का भी, जो भगत सिंह के अंकल हैं, उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन इंडिया की फ्रीडम है। ठीक है जी, ये चीज़ है। और अजीत सिंह ने ना काफ़ी क्लोजली काम किया था किसके साथ? यूरोप में ना, यूरोपियन कंट्री में, जो लाला हरदयाल थे, और जो मैडम भीखामा जी कामा थी ना, उनके साथ मिलके। तो लाला हरदयाल तो आपको पता ही है, गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। तो वो चीज़ है। ठीक है? तो ये पूरा बेसिकली टॉपिक था इसमें। अगला इसमें टॉपिक है वो है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के बारे में। अब ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होती है? जैसे होता है ना कि आपको, जैसे मान लो किसी को ना बुखार हो गया, जुकाम हो गया, खांसी भी हो गई, और गले में भी दर्द है। तो अभी क्या करोगे? आपकी खांसी के लिए अलग से दवा लोगे, जुकाम के लिए अलग से लोगे, बुखार के लिए अलग से लोगे, तो लेनी पड़ेगी। तो वो एक्सपेंसिव भी होगी और आपको मल्टीपल टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी। तो इसमें क्या होता है ना कि लेकिन इसमें फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना कि जो इसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं एपीआईस, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो जुकाम को ठीक करेगा वो एपीआई, वो ले लेंगे। जो खांसी को ठीक करेगा वो ले लेंगे। और मतलब जो बुखार को ठीक करेगा वो ले लेंगे। और तीनों का ना इस तरह से, तीनों को इस तरह के अनुपात में लेंगे, रेशियो में लेंगे, और उसकी ना एक सिंगल डोज बना देंगे, एक सिंगल दवाई बना देंगे, ड्रग बना देंगे, टैबलेट बना देंगे। तो ये चीज़ है। तो वो सिंगल टैबलेट ही ना काफ़ी होगी। आपको मल्टीपल टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही उसी को बोलते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, जिसमें सिंगल ड्रग होता है। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो अपना स्वास्थ्य मंत्रालय, उसने ना मुंबई की एक कंपनी है एबीओ फार्मास्यूटिकल करके, मुंबई कंपनी है। वो क्या कर रही है ना, वो एक्सपोर्ट करती है अनअप्रूव्ड। मतलब उसने अप्रूवल तो ले नहीं रखा है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की मेडिकल सेक्टर में। तो उससे मतलब क्या है ना कि उसने अप्रूवल नहीं ले रखा है। लेकिन वो 2 से 3 जो दवाई है ना, उन दवाइयों के नाम दिए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बताने के लिए, समझाने के लिए। जैसे एक है टेपेंटाडोल, ठीक है, एक है कैरिस्प्रोडोल, ठीक है। तो इस तरह का जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, उसको वो एक्सपोर्ट कर रही थी कुछ बेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में, देशों में, वहाँ पे। तो वो चीज़ है। तो उसकी वजह से ना हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्या किया है कि इस कंपनी के जो टैबलेट्स है ना, इनके ऊपर बैन लगा दिया है। क्योंकि
वो अप्रूव नहीं है। वो इसको अप्रूवल कौन देते हैं टैबलेट्स को, दवाइयों को? वो देती है CDSCO, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक ये बेसिकली इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है ड्रग्स को। और किसके अंतर्गत? जो एक कानून आया था 1940 में ही, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके अंतर्गत, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपनी ने, एबीओ फार्मास्यूटिकल ने क्या बोलते हैं, अप्रूवल नहीं ले रखा है, तो गवर्नमेंट तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने इसके जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, ये वाला, इस वाला, इसके ऊपर ना बैन लगा दिया है। अब ये अपनी जो ड्रग थी ना उसको बेस्ट ऑफ कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। चीज़ ये था बस, ठीक है। इसमें अगला जो टॉपिक है वो इसीलिए बयाना कन्वेंशन के बारे में। बयाना कन्वेंशन आई थी ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 में, अप्रैल में अप्रैल में 1961 में आई थी। क्योंकि ना एक जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र, उसकी ना एक मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्याना में। ब्याना क्या एक कैपिटल सिटी है, कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो वहाँ पे मीटिंग हुई थी ब्याना में, उसकी सिटी में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या डिसाइड किया गया था कि भाई डिप्लोमेट जो डिप्लोमेट्स होते हैं, एक कंट्री के जो डिप्लोमेट्स होते हैं दूसरी कंट्री में जाके रहते हैं उनके एम्बेसी में, ठीक है। तो वहाँ पर ना उनके साथ ट्रीटमेंट कैसा हुआ डिप्लोमेट्स के साथ, इस चीज़ को लेकर था। तो ना कुछ फंडामेंटल जो प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, वो डिसाइड किए गए थे कि भाई कि आप इन सिद्धांतों से ना आप हटोगे नहीं। इन्हीं इन्हीं को आधार बना के आप जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके साथ बिहेवियर, आप उनके साथ उनको ट्रीटमेंट दोगे, अपना बिहेवियर रखोगे उनके साथ। तो ये चीज़ था बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल और ये चीज़ मतलब क्यों की गई थी, ये इस तरह का जो इंडिया ने ना इसको रेटिफाई कर रखा है, ठीक है। इंडिया इसको ऑलरेडी रेटिफाई कर चुकी है। और इसमें क्या होता है ना कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको इम्यूनिटी मिलती है। इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है? इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है। जैसे मान लो अमेरिका अमेरिका का कोई डिप्लोमेट्स है, वो इंडिया में रह रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर ना कोई आप इंडिया में कोई सिविल और क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगा सकते, ठीक है। उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ है। और उसकी जो फैमिली भी है उसको भी अधिकार मिलते हैं। ये मतलब चीज़ था। और अभी और मतलब क्या होता है ना कि जैसे अमेरिका में अमेरिका की जो एम्बेसी है इंडिया में, न्यू दिल्ली में और वहाँ पे जो बिल्डिंग है, तो वहाँ पे ना कोई विदाउट इंडिया का कोई भी मतलब इंडियन गवर्नमेंट का भी कोई मतलब डिप्लोमेट, कोई ऑफिशियल वहाँ पे विदाउट परमिशन नहीं जा सकता। ये चीज़ है। बस इतना हो सकता है कि इंडिया चाहे तो उसका जो साइज़ है उनके डिप्लोमेट्स का, जैसे इंडिया में अमेरिका के 20 डिप्लोमेट्स रह रहे हैं, तो इंडिया ये कर सकता है कि 20 से 15 कर दे, ठीक है, और 10 कर दे, ये कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा ये है कि ना अगर इंडिया को पता चल जाए कि भाई अमेरिका का ये जो डिप्लोमेट है वो इंडिया की जो क्रिटिकल या ना कोई ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर रहा है, तो उसको ना जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उस डिप्लोमेट को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर सकती है। तो ये चीज़ था मतलब, ठीक है। ये पूरा टॉपिक था इसमें। इसमें अगला जो टॉपिक है वो है जुमोर डांस के बारे में। ये जुमोर बीना नंदरी जो डांस है ना, वो बेसिकली आसाम में जो टी प्लांटर होते हैं, जो चाय की खेती करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, वो डांस करते हैं, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? बेसिकली जो पीएम मोदी जी हैं, तो वो वहाँ पर आसाम में जाएंगे और वहाँ पे उसको ये जो फेस्टिवल एक तरह का उसको अटेंड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ था। और इसमें ना इस बार 8,600 जो टी प्लांटर है वो परफॉर्म करेंगे, ये चीज़ है। और एक टी मतलब टी प्लांटर और टी ट्राई, मतलब इस एक्चुअली क्या हुआ था ना कि 19वीं सेंचुरी में अंग्रेज़ों के समय पे बहुत सारे लोग ना जो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो जो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, वहाँ के लोग थे, वहाँ की कम्युनिटी के लोग थे। तो वो उन्होंने क्या किया ना, वो लोग आसाम में जाके बस गए और वहाँ पे जाके खेतों में जो चाय के बागान होते हैं, गार्डन होते हैं, वहाँ पे चाय की खेती करने लगे, वहाँ पे काम करने लगे, चाहे वो लेबर हो चाहे और किसी तरह से भी। तो वो चीज़ था। तो अब अब वो लोग क्या करते हैं ना, ये लोग जो होते हैं टी प्लांटर, ये इस तरह का जो फेस्टिवल है उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था बेसिकली इसमें। और जो टी प्लांटर होते हैं उसमें ना सिर्फ महिलाएं ही डांस करती हैं, आदमी डांस नहीं करते। वो क्या करते हैं कि जो बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे बांसुरी है या कोई ढोल है, वो सब बजाते हैं। तो ये चीज़ था। और अभी तो जनरली क्या है ना कि जो विमेंस जो डांस करती हैं वो साड़ी वगैरह भी और भी कुछ पहन लेती हैं। लेकिन पहले क्या था ना कि पहले सिर्फ ना एक लाल और वाइट कलर का जो कपड़ा होता था, मतलब वही वो उसी कलर की ड्रेस पहनते थे। तो ये मतलब ये चीज़ था। अब इस डांस में लोग क्या करते हैं, ये डांस करते हैं ना, करते हुए ये जो टी प्लांटर होते हैं और जो टी प्लांटर कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको बताते हैं, ठीक है। एक बस ये चीज़, ये मतलब ये टॉपिक था। इसमें अगला जो टॉपिक है वो है नाटो के बारे में। नाटो के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा उससे पहले थोड़ी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि जर्मनी के ना वाइस चांसलर जो बीसी होते हैं, जर्मनी में प्रेसिडेंट और पीएम नहीं होते हैं, वहाँ पर जो बीसी होता है ना वही सबसे बड़ा हेड होता है। तो वो ना जर्मनी के जो न्यू बीसी हैं, चांसलर हैं बेसिकली, वो बने हैं फ्राइडरिच मर्ज करके, ठीक है, फ्रेडरिच मर्ज करके, ठीक है। तो वो बने हैं। तो अभी दिक्कत ये ना कि इन्होंने ना एक स्टेटमेंट दिया, क्योंकि ट्रंप ने जब से ना
यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं और 20 जनवरी को जब से इन्होंने शपथ ली है यूएसए प्रेसिडेंसी की, तब से ना उन्होंने बहुत सारे ना वो कंट्रोल करने वाले डिसीजन ले रहे हैं यूरोप के ऊपर। दूसरी भी कंट्री हैं, चाइना है, इंडिया है, कनाडा है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये जो नए चांसलर बने ना जर्मनी के, फ्रेडरिश मर्ज करके, तो उन्होंने बोला ना कि मैं नहीं चाहता कि जो ट्रंप है और जो अमेरिका है उसका डोमिनेंस जर्मनी पर है, और वो जर्मनी के जो भी डिसीजन है, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे डिफेंस से जुड़े हुए हैं, वो अमेरिका और जो ट्रंप है ना वो इनमें इंटरफेयर करे जर्मनी के मामलों में, मतलब ये चीज़ था। तो इसलिए न्यूज़ में आया था। तो अभी इनका जो एक तरह से ना ये बोलना चाह रहे थे, वो ये बोलना चाह रहे थे कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका ने जो बनाई थी नाटो ऑर्गेनाइजेशन वॉशिंगटन ट्रीटी के थ्रू, तो वो एक तरह से उसका जो आर्टिकल 5, तो वो ये बोलता है ना कि अगर आपने ना जो नाटो के मेंबर हैं, जैसे अभी 32 मेंबर हैं नाटो के, जिसमें जर्मनी भी शामिल है, जर्मनी भी नाटो का मेंबर है, ठीक है। और जैसे फिनलैंड और स्वीडन उसके भी नए मेंबर बने, तो जो नाटो के मेंबर है ना, अगर आर्टिकल 5 उसका नाटो का ये बोलता है कि अगर आपने नाटो की किसी भी एक कंपनी की एक कंट्री के ऊपर अगर आपने एक तरह से अटैक किया, तो ये माना जाएगा ना आपने पूरे पूरे नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है, कि जो जितनी भी कंट्री उसमें आती हैं सबके ऊपर अटैक किया है। तो ये मतलब ये चीज़ है कि जर्मनी बोल रहा है कि हम लोग ना अब इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब हम अपने जो डिसीजन है वो इंडिपेंडेंटली लेना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम लोग अमेरिका के जो फॉरेन पॉलिसी है या अमेरिका के जो डिसीजन है या ट्रंप के जो डिसीजन है उनके हिसाब से चलें, बस ये चीज़ था, ठीक है। अब ये जो नाटो है, नाटो के बारे में थोड़ा अपन लोग पढ़ लेते हैं। ये ना वॉशिंगटन ट्रीटी आई थी, अ, तब ये एग्जिस्टेंस में आया था, और ये आया था उस टाइम पे जो रसिया का पेरेंटल कंट्री थी, यूएसएसआर, उसके एक्सपेंशन को रोकने के लिए, उसके विस्तार को रोकने के लिए, तो ये चीज़ था, ठीक है। बाकी फिनलैंड और स्वीडन अभी 2 नई कंट्री हैं जिन्होंने नाटो को ज्वाइन किया है, ठीक है। इतना जानना था, मतलब इसलिए ये कि नाटो, ट्रंप और जो जर्मनी है, तो जर्मनी नहीं चाह रहा कि नाटो और अमेरिका जर्मनी के मामलों में, चाहे डिफेंस से जुड़े हों, चाहे ट्रेड से जुड़े हों, किसी भी मामलों में दखल दें, बस ये चीज़ है। अगला इसमें जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी न्यूज़ में है तो बता देता हूँ। वो है बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम ऑन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में। बे ऑफ बंगाल जो प्रोग्राम है ना ऑन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये ना जो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये 2003 में आई थी। ये 2003 में आई थी। ये जुड़ी हुई है फिशरी सेक्टर से। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करती है कि जो फिशरी सेक्टर है वहाँ पर किस तरह से ना जो कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी हुई हैं वो एक दूसरे के साथ तो बात कर सकती हैं, कोलैबोरेशन कर सकती हैं, कॉपरेशन कर सकती हैं, जिससे जो फिशरी सेक्टर है और जो मरीन लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और फिशरी सेक्टर में जो ग्रोथ है उसको सस्टेन किया जा सके। तो ये चीज़ था, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकें एक दूसरी कंट्री को, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि अभी अभी इंडिया इसकी जो 13वीं मीटिंग हो रही है इसकी, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी जो 13वीं मीटिंग हो रही है उसमें जो चेयरमैनशिप है ना, जो चेयरमैन है वो इंडिया बन गया है, ठीक है। और वो कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है माले में। माले जो कैपिटल सिटी है मालदीव की, ठीक है, ये चीज़ है। अभी इसमें कौन कौन कंट्री है इसमें, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में वो है, पहला है इंडिया, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा मालदीव, और चौथा श्रीलंका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता, आप थोड़ा जाने एग्जाम के लिए हो सकता है मे भी कोई क्वेश्चन आ जाए। जैसे इसमें ना एक चीज़ है प्रोजेक्ट टेन्योर करके, ये प्रोजेक्ट चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 28 के बीच में, ठीक है, प्रोजेक्ट टेन्योर। और इसमें क्या है ना कि बेसिकली जो मरीन प्रोटेक्शन, मरीन जो पानी वाटर होता है, मतलब जो समुद्र का पानी होता है, वो पॉल्यूट ना हो, तो इस चीज़ के लिए कंट्रीज आपस में काम कर रहे हैं। 5 साल के लिए प्रोजेक्ट है, बस ये चीज़ है। तो थैंक यू।